अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। नाजरीन, आज मैंने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है जर्मनी से आए हुए एक यूट्यूबर को जिनके तकरीबन 36 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। मज़े की बात है, वो जर्मन नहीं, वो कोई अंग्रेज़ नहीं। वो कौन है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वो हैं एक बाकमाल रिसर्चर, एक ज़बरदस्त किस्म के व्लॉगर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ध्रुव राठी। आपने नाम यकीनन सुना होगा। आइए उनसे बातचीत का आगाज करते हैं। ध्रुव, कैसे हैं आप? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट की इस मिलियन बिलियन की चकाचौंध में अब मिलियन बिलियन व्यूज कोई मायने नहीं रखते। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे चैनल के बारे में जो मिलियन बिलियन व्यूज के दौर में 500-600 व्यूज लेकर अपनी मौत आप ही मर रहा था। उसके बारे में कंप्लीट खुलासा करूंगा कैसे। दोस्तों, अगर आपको खांसी लगे तो आप सिरप पी लें, सिरप से आपको आराम आ जाएगा। अगर सिरप पीना नहीं आता तो इसके लिए मैं बताता हूँ। इसके लिए आपको मेरा एक कोर्स खरीदना होगा। जाके वो कोर्स खरीदिए कि खांसी से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, और यकीन जानिए आपकी खांसी ऐसे गायब होगी जैसे गधे के सर से सींग। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि उस YouTube का चैनल चलाने वाले लड़कों को ये ख्याल आया कि व्यूज़ बढ़ाने के लिए क्यों ना शैतान के साथ एक मुआहदा किया जाए, एक एग्रीमेंट किया जाए, एक डीड साइन की जाए ताकि उनकी व्यूज़ में बढ़ोतरी हो। मगर शैतान से डील इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि इंटरनेट पे जब सर्च किया तो पता चला कि इल्यूमिनाटी कंपनी जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करती है उससे राब्ता करना पड़ेगा और उसके साथ एक डील साइन करनी पड़ेगी, जो कि जान जोखिम का काम था। और दोस्तों, यही वो इल्यूमिनाटी शैतानी कंपनी थी जो जमीन पर शैतान का सारा काम संभालती थी। दोस्तों, दिन में ये इल्यूमिनाटी नामी कंपनी कंस्ट्रक्शन करती थी, बिल्डिंग्स बनाती थी, लेकिन रात को वहीं पे ये लोगों की रील्स बना के वायरल करती थी। दोस्तों, हमारे इस दोनों नाकाम कंटेंट क्रिएटर ने इल्यूमिनाटी कंपनी को रात को 6:66 पर फ़ोन करके उनके साथ अपॉइंटमेंट डन कर ली। अब वो दोनों कंटेंट क्रिएटर इल्यूमिनाटी कंपनी के बताए हुए एड्रेस पे एक सुनसान जगह पर पहुंचे। सुनसान जगह पहुंचे तो वहाँ पे एक तहखाने के अंदर वो गए। तहखाने में जाके देखा तो इल्यूमिनाटी का एक बहुत बड़ा मेंबर उल्टा लटक के बिटकॉइन को गिन रहा था, जिसका नाम वकार जका था। वकार जका ने लड़कों से पूछा कि क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यूज़ चाहिए। वकार जका ने कहा कि कितने व्यूज़ चाहिए। लड़कों ने तुरंत जवाब दिया शार्प होकर के हमें इतने व्यूज़ चाहिए। इतने व्यूज़ दे दो कि लोग हमें अंडररेटेड ना कहें, हमें कहें कि आप बहुत ओवररेटेड हो। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस डील के बाद उन दोनों लड़कों की काया पलट गई होगी, व्यूज़ के अंबार लग गए होंगे, लेकिन नहीं, हुआ इसके बिल्कुल ऑपोजिट। दोस्तों, इल्यूमिनाटी ने जब उन दोनों लड़कों के चैनल के थंबनेल्स देखे, वीडियोस देखी, जोक्स देखे, तो वो सर पकड़कर बैठ गए। इतने में एक शैतानी बुजुर्ग बोला कि बेटा, हम लोगों को गुमराह कर सकते हैं, मगर इतना भी नहीं। तो तुरंत दूसरा शैतान भी बोला कि ये तो वकार जका के लिविंग ऑन दी एज से भी फजूल कंटेंट है। तीसरा शैतान बोला कि इससे तो अच्छा था कि हम किसी खाली मकान की सीसीटीवी फुटेज वायरल कर देते। दोस्तों, ये दुनिया का वाहिद काम था जिसको करने के लिए इल्यूमिनाटी ने भी इनकार कर दिया। और दोस्तों, अब आपको बताऊंगा शो के हवाले से एक बिग रिवील, लेकिन उससे पहले आपको मेरा कोर्स खरीदना पड़ेगा। ये कोर्स खरीदेंगे आपको इची बिची पता चल जाएगी कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन बात करते हुए मैं आपको बताता चलूं, वो शो कोई और नहीं बल्कि आपका प्यारा राज दुलारा, आपका चहीता शो सर्दी में सर्दी, वन एंड ओनली बैठक गर्दी। हेलो, और ये मेरे शो के बारे में बातें कर रहे हैं आप? नमस्कार दोस्त, एक बात आपको ज़रूर कहूँगा कि इंसान कितना भी बेवकूफ़ क्यों ना हो, कितना बड़ा भुलक्कड़ ही क्यों ना हो, कितना ही नाकारा और निकम्मा क्यों ना हो, वो इस शो में नहीं आ सकता। लेकिन मैं ही वो बेवकूफ़ इंसान हूँ जो आपके शो में आज पधारा है। राठी जी, कैसी बातें कर रहे हैं? हमने आपसे कुछ आप मेरा पूरा नाम लीजिए। आप सिर्फ राठी कह रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रीठा का बड़ा भाई हूँ। ध्रुव राठी जी, हमने आपसे सीखने के लिए आपको बुलाया है। आपके 36 मिलियन व्यूअर्स हैं, हमने सोचा कुछ आपसे सीख लिया जाए। व्यूज़ ऐसे नहीं मिल जाते। व्यूज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है। ये नहीं कि आपने एक चीज़ वहाँ से कॉपी की, वहाँ पेस्ट कर दिया। एक अच्छा कंटेंट वीडियो बनाने के लिए आपको चाहिए कि आपके पीछे से वीडियोस निकल रही हो, आप बात कर रहे हो, पीछे फुटेजेस चल रही हो, ताकि आपका आई बॉल जो है एंगेज रहे, आई कैंडी बना रहे, बंदा जुड़ा रहे, वहाँ से जाए ना। वहाँ पे आप ऐसे पकड़ ले कि किसी का बाप आपको छुड़ा नहीं सकता। राठी जी, मुझे ये बताइए कि आप यूजुअली रिसर्च टॉपिक जो सेलेक्ट करते हैं
वो किस पैरामीटर के अगेंस्ट करते हैं, मतलब कैसे वो चुनते हैं उसको? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट एन ईजी जॉब। इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ता है, पूरा वर्क करना पड़ता है, खाना पीना सोना जागना सब बंद करना पड़ता है। सिर्फ आपका ध्यान आपकी रिसर्च पे होता है, उसके बाद आप कुछ निकाल पाते हो और लोगों को चलाकर दिखा पाते हो। ठीक है, मतलब अभी अगर आप पाकिस्तान के ऊपर नजर डालें तो आपको 3 हॉट टॉपिक्स कौन से लगते हैं रिसर्च के लिए? इसके लिए सबसे पहले आपको मेरा वो कोर्स खरीदना पड़ेगा जिसमें ये सारी मालूमात आपको मैं दे सकता हूँ। बहुत इजी कोर्स है, आपने एक दफ़ा ले लिया समझो आपको दुनिया जहान की नॉलेज मिल गई। और मेरा कोर्स को इतना महंगा भी नहीं, मात्र 6,000 रुपये है, इससे सस्ता नहीं दे सकता। सर आपके 6,000 रुपये हमारे कोई 18-19,000 बन जाएंगे ना, तो मेरे लिए जेब पे जरा भारी हो जाएंगे। इसका भी मेरे पास एक हल है, आप जर्मनी शिफ्ट हो जाओ, वहाँ की करेंसी स्टेबल है। सर मैं जर्मनी शिफ्ट नहीं हो सकता, मुझे सिर्फ पाकिस्तान के 3 बड़े टॉपिक्स बता दीजिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं बर्निंग टॉपिक से। 3 ऐसे बर्निंग टॉपिक जिस पर आज मैं बात करूंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। क्या आप जानते हैं कि कराची की गलियों में एक छोटी बच्ची थी जिसे टॉफियां खाने का बहुत शौक था, लेकिन कैपिटलिज्म ने उसे एक ड्रग कार्टेल बना दिया। वो बच्ची कोई और नहीं, वो बच्ची थी पिंकी, अनमोल पिंकी। बाज लोग इसको पिंकी कहते हैं, जो मुझे जहर लगता है। पिंकी पिंकी होता है, पिंकी कभी पिंकी नहीं होता। ये उनकी जहालत है जो गलत नाम लेते हैं। इसके बारे में बताऊंगा कि इसने कैसे कराची में अपना दबदबा बनाया। दोस्तों अनमोल पिंकी जो आज सरेआम धमकियां देती है और पुलिस वालों को फ़ोन करके कहती है मुझे पकड़ना है तो पकड़ लो, अगर पकड़ सकते हो, अगर आप में इतनी हिम्मत है। दोस्तों यही अनमोल पिंकी जब मात्र 3 साल की थी तो ये टॉफ़ियों की दुकान के सामने खड़े होकर टॉफ़ियों को देखती थी। तरसी निगाहों से टॉफ़ियों को देखते देखते इसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। ये दुकानदार को कहती थी कि अंकल मुझे टॉफ़ी चाहिए। दुकानदार कहता था पहले पैसे। पैसे इसके पास नहीं होते थे तो दुकानदार कहता था जाओ पैसे लाओगे तो टॉफ़ी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ऐसे ही एक दिन रोती हुई पिंकी को एक बुरी औरत मिली। बुरी औरत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसने काला चश्मा लगाया था, लाल लिपस्टिक लगाई हुई थी और हाथ में 3310 फ़ोन था। आज के बच्चों को बताता चलूँ ये 3310 उस ज़माने का 17 प्रो मैक्स था। दोस्तों 3 साल की छोटी रोती हुई पिंकी अनमोल को उस औरत ने ठोडी ऊपर करके पूछा कि बेटा कौन लो ली? तो उसने कहा मुझे टॉफ़ी चाहिए। तो उस औरत ने कहा टॉफ़ी तुम्हें मिल जाएगी, क्या तुम्हें सारी दुनिया की टॉफ़ीज़ चाहिए? अनमोल पिंकी ने क्योंकि छोटी थी कहा कि हाँ क्यों नहीं, मुझे सारी दुनिया की टॉफ़ीज़ चाहिए। उसने कहा ठीक है, मेरे लिए तुम ड्रग्स बेचोगी? अनमोल पिंकी छोटी थी, उसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। उसने हामी भर ली। फिर क्या हुआ? बच्ची ने हामी भर ली थी, लेकिन औरत ने कहा ठीक है, लेकिन इससे पहले नादरा की तमाम शराइत पूरी कर लें, उसके बाद हम डील कर लेंगे। उस औरत ने बच्ची से कहा कि अपना शनाख्ती कार्ड दो। बच्ची ने तुरंत कहा कि आंटी मैं तो अभी सिर्फ 3 साल की हूँ। पता नहीं उस औरत के दिल में मोरालिटी ने जन्म लिया या फिर कोई लंबी प्लानिंग थी। उस औरत ने अनमोल पिंकी को कहा कि बेटा जाओ, अभी तुम 18 साल की नहीं हो, हम 18 साल से कम उम्र के लोगों को काम नहीं देते। जब 18 साल की हो जाओगी तब मुझसे रब्ता करना। ये कहकर उस औरत ने अनमोल पिंकी को अपना मोबाइल नंबर दे दिया और कहा कि जब 18 साल की हो जाओगी तब मुझसे रब्ता करना। ये लो मेरा नंबर 0333859762810385942612। इतने में 15 साल झपट से गुजर गए, पता ही नहीं चला। वक्त का पहिया ऐसा घूमा मानो अभी की बात हो। पिंकी 18 साल की हो चुकी थी। अब वो वेब पीती थी और टिकटॉक बनाती थी, साथ में ही बगैर पढ़े मोटिवेशनल कोट्स भी डालती थी, इस किस्म की बातें करती थी। दोस्तों देखते ही देखते पिंकी कराची शहर में अपना नाम पैदा कर चुकी थी, हर बंदा उसको जानता था। अरे ये कैसी मोटिवेशन है? ये मुझसे नहीं बल्कि पिंकी से जाके पूछो। पिंकी से याद आया, पिंकी जब जवान होकर उस औरत के पास पहुंची तो उसे कहने लगी लाओ औरत अब मुझे मेरा जॉब ऑफर दो। औरत ने क्या कहा? अनमोल पिंकी से उस औरत ने पूछा कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है। अनमोल पिंकी ने कहा कि मैं पाकिस्तान के जितने स्कूलों में एक्सपायर्ड समोसे बिकते हैं वो समोसे वापस उन्हीं स्कूलों को बेच सकती हूँ। तो बस फिर क्या था दोस्तों, मिली पिंकी को जॉब और वो बन गई कराची की सबसे बड़ी ड्रग डीलर। साथ साथ में वो रील्स भी बनाती थी, मोटिवेशनल कोट्स भी कहती थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या सीख मिलती है? बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, वो आपको गलत रास्ते पे ले जाता है, उसका अंजाम भयानक होता है। वही पिंकी जो थाने और पूरे शहर में पुलिस वालों को धमकियां दे रही थी, भरमबाजी कर रही थी, आफ्टर टॉर्चर वो कहने लगी कि मेरा नाम पिंकी नहीं बल्कि मेरा नाम पिंका है।
तो दोस्तों मेरा सल्यूट है पाकिस्तान की पुलिस को कि जिसने पिंकी को ऐसा सीधा किया जैसे पाकिस्तान की फौज ने मोदी जी को सीधा किया था कि पिंकी खुद मुंह से बोलने लगी कि मैं पिंकी नहीं, मैं पिंका हूं। एक सेकंड, ये किस किस्म की रिसर्च है? ये मेरी एआई की रिसर्च है दोस्तों। राठी जी, ऐसी ही एक रिसर्च ना आपने पाकिस्तान के बारे में भी की थी। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था उसके बाद आपने एक वीडियो पाकिस्तान के बारे में भी ऐसी ही बनाई थी। मुझे बनानी पड़ी क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर बहुत था। क्या हो गया कि मैं जर्मनी रह रहा हूँ लेकिन मेरे पास खतरात से निपटने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। मुझे मजबूरन वीडियो बनानी पड़ी। आपको पता है मैं न्यूट्रल बात करता हूँ, अच्छा, लेकिन चलें, कहीं चलें, ना कहीं चलें, सफाइयां ऐसा पेश ना मौका या करें, दिन आता सफाइयां है कि पेश ना इंसान करें। को एक पक्ष का साथ देना पड़ता है। राठी जी छोड़ें, जो हो गया सो हो गया। अब ये बताएं दूसरा टॉपिक कौन सा सिलेक्ट किया आपने? दूसरा टॉपिक है मेरा दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के मशहूर एक्टर और होस्ट फहद मुस्तफ़ा की टांगों के पीछे का राज क्या है, ये मैं आपको खुलासे के साथ बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने ये सब बातें जाननी है, आपको इसकी क्यूरियोसिटी है कि आप ये सब जान जाएं, इसके लिए आपको मेरा कोर्स खरीदना पड़ेगा। कोर्स मेरा है मात्र 6,000 रुपये का। इससे सस्ता कोर्स आपको कोई और नहीं देगा। और एक और बात, कोई अगर आपको ऑनलाइन कोर्स बेचे तो मत लीजिएगा, ये सबसे बड़ा फ्रॉड होता है। लेकिन मैं जो आपको कोर्स दे रहा हूँ ये आपकी ज़िंदगी में एक आसानी पैदा करेगा और आपको बताएगा कि आपने किस तरह से चलना सर, है। फहद मुस्तफ़ा की कहानी सुना दें, उनकी टांगों के बारे में बता दें। फहद मुस्तफ़ा की टांगों के पीछे एक दर्दनाक कहानी है। लोग फहद मुस्तफ़ा की टांगों का मजाक उड़ा रहे हैं, बल्कि उसके कच्छे का भी मजाक उड़ा रहे हैं। इसके पीछे जाएंगे और कहानी को हम कुरे देंगे। हिस्ट्री में जाकर देखना पड़ेगा कि ये इतना माइक्रो लेवल का कच्चा फहद मुस्तफ़ा के टांगों में फिट कैसे आया। यकीन जानिए दोस्तों, जब मैंने पहली बार फहद मुस्तफ़ा की वो टांगों वाली वीडियो देखी, मुझे गुदगुदी हो रही थी और एक तरफ अफसोस भी हो रहा था कि अल्लाह माफ़ी दे, इतनी कमज़ोर टांगे मैंने कभी नहीं देखी। फहद मुस्तफ़ा की टांगे तो मोदी जी की स्ट्रेटेजी से भी कमज़ोर हैं। अब कहानी भी सुना दें, कहानी भी तो सुनाए ना। कहानी शुरू होती है उन दिनों से जब फहद मुस्तफ़ा ने नया नया जीतो पाकिस्तान शुरू किया था। एक दिन उसके शो में गरीब बुजुर्ग आए, कपड़े फटे हुए थे, हाल बुरे थे और कमज़ोर टांगे थी। तो दोस्तों करते करते वो बुजुर्ग आखिरकार उस सेगमेंट तक पहुंच गया जहां पे फहद मुस्तफ़ा के शो में आखिरी सेगमेंट में 20 तोला सोना जीता जाता है। वो उस मौके तक पहुंच गया, उसको जीतने का मौका मिल गया। मगर दिक्कत यहाँ थी दोस्तों कि अगर वो बुजुर्ग सोना नहीं जीतता और डब्बा खुलता और सोना ना निकलता तो उसके बाद क्या होता? क्या होता? वो बुजुर्ग सारा पैसा, सारा सोना, सब कुछ हार जाता। लेकिन दोस्तों कहानी ने टर्न तब लिया जब फहद मुस्तफ़ा के दिल में आया कि वाइटनिंग इंजेक्शन से मेरी तो लाइफ बदल चुकी, क्यों ना इस बाबा जी की जिंदगी भी बदल दी जाए। फहद इमोशनल हो चुके थे, उनकी आंखों में आंसू थे। बाबा जी के पास सोना जीतने के लिए सिर्फ एक चांस था, लेकिन फहद मुस्तफ़ा ने बाबा जी को आंख का इशारा करके बताया कि सोना किस डब्बे में पड़ा हुआ है। बाबा जी ने डरते डरते उस डब्बे का नंबर बताया और कहा कि खोल दे। जब बॉक्स खुलता है तो यकीन जाने उस बाबा की काया ही पलट गई। बाबा जी 20 तोला सोना जीत चुके थे। दोस्तों जैसे ही बाबा 20 तोला सोना जीतता है उसके बाद फहद मुस्तफ़ा को कॉल आती है कि बेवकूफ़ इंसान, ये क्या किया, तूने 20 तोला सोने का हिंट क्यों दिया? फहद मुस्तफ़ा ने कहा कि भाई सॉरी। सो रही थी जो बरसों से किस्मत, वो जाग गई। बाबा घर पहुंचे तो घर पे जाके उनकी काया ही पलट गई। घर पहुंच के फिर काया पलट गई? कैसे? बाबा जी घर जाने से पहले रास्ते में पड़े एक जुए खाने में घुसे और वहां पर गेम लगाई जिसमें सारा सोना वो हार गए। उसके बाद उनकी काया फिर पलट गई। बाबा जी बुनियादी तौर पे एक मनहूस इंसान थे। फिर क्या हुआ? बाबा जी ने फहद मुस्तफ़ा के द्वारा 20 तोला सोना जो जीता था उसे हारने के बाद उनको गम लग गया था। उन्होंने ये सोचा कि अब जिंदा रहने का कोई हक नहीं, मैं जाके खुदकुशी कर लेता हूँ। बाबा जी एक ट्रेन की पटरी पर जाकर लेट गए, लेकिन 2 दिन हो गए, लाहौर से ट्रेन आ ही नहीं रही थी कराची के लिए। क्या हुआ फिर? बाबा जी 2 दिन तक ट्रेन की पटरी पर सोए रहे, लेकिन सोते सोते बाबा जी को एक ख्वाब आया। ख्वाब में एक परी आई जिसके हाथ में एक छड़ी थी जिस पे स्टार बना हुआ था। बाबा जी को उस परी ने कहा, बाबा जी दोबारा से फहद मुस्तफ़ा के शो में जाइए और 20 तोला सोना आप जीत कर आ जाइए। बाबा जी जब नींद से बेदार हुए तो बाबा जी के दिल में नई जिंदगी जीने का एक जोश और जज्बा पैदा हुआ, एक शौक पैदा हुआ। लेकिन जब तक बाबा जी ट्रेन की पटरी से उठते, इतने में लाहौर से तेज रफ्तारी के साथ एक ट्रेन आई और बाबा जी की टांगों के ऊपर से चली गई। बाबा जी की टांगे कट गई?
नहीं, बाबा जी की दोनों टांगे प्लास्टिक की थी। अरे भाई, दोनों जाहिर है टांगे कट गई और क्या हुआ। बाबा जी मर गए? लेकिन दुनिया से जाते जाते बाबा जी एक विल साइन करके चले गए थे, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि मेरे जाने के बाद मेरी ये दोनों टांगे फहद मुस्तफा को दे देना, ये इसके काम आएंगी। एक सेकंड, बाबा जी को कैसे पता था कि उनकी दोनों टांगे कट जाएंगी? मैंने कहा ना कि बाबा बहुत बड़ा जुआरी था, उसने 2 विल साइन की थी दोस्तों। वो बहुत चालाक और शातिर बाबा था। उसने एक में लिखा था कि अगर मेरी टांगे कट जाए तो फहद मुस्तफ़ा को बिल्कुल नहीं देना। तो वहीं दूसरी विल पे उसने लिखा था अगर मेरी टांगे कट जाए, मैं इस दुनिया से चला जाऊं, तो मेरी ये दोनों टांगे फहद मुस्तफ़ा को डोनेट कर देना। आप कहना क्या चाह रहे हैं? फहद मुस्तफा की टांगों से इन टांगों का क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा संबंध है दोस्तों फहद मुस्तफ़ा की टांगों से उस बाबा जी की टांगों का। आप गौर कीजिए कि फहद मुस्तफ़ा की टांगे जो कच्चे में आपको नजर आई, वो दरअसल फहद मुस्तफ़ा की टांगे है ही नहीं, वो टांगे बाबा जी की हैं। फहद मुस्तफ़ा की शुरू से ही टांगे थी ही नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि फहद मुस्तफा किसी की टांगे लगा के फिरते हैं? दोस्तों, अगर आप फहद मुस्तफ़ा की टांगों को गौर से देखो तो वो टांगे फहद मुस्तफ़ा की लगती ही नहीं। जी हाँ, वो टांगे उस बाबा जी की टांगे हैं जो फहद मुस्तफ़ा ने पहनी है। सच्चाई आपको बताऊं कि फहद मुस्तफ़ा की टांगे बचपन से ही नहीं हैं। फहद मुस्तफ़ा के पास इसीलिए बहुत से प्रकार की टांगे पड़ी हुई हैं। डायनासोर की है, तितली की है, बकरी की है, भेड़ की है, घोड़े की है, सांप की टांगे भी फहद मुस्तफ़ा ने रखी हुई है। अरे सांप की तो टांगे होती नहीं है। अबे तेरी बात पे कौन यकीन करेगा? तेरे कौन से व्यूज आते हैं? अभी व्यूज वाली क्या बकवास है, हर बंदा ये ताना देके चला जाता है। ये व्यूज का ताना नहीं बल्कि ये आपकी सीख है। आप मेहनत करते रहो, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपको खुद व्यूज देंगे। आज अगर आपके व्यूज 500-600 हैं, कल को आपके 700-800 भी होंगे। लेकिन वो 800 व्यूज भी आपको कैसे आएगा इसका मैं तरीका आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मेरा खरीदना पड़ेगा एक कोर्स जिसकी कीमत मात्र 6,000 रुपये है। उसके अंदर सारी सीढ़ियाँ मौजूद हैं, वहाँ पे आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके व्यूज़ की बढ़ोतरी कैसे होगी। यार मुझे ना आपकी रिसर्च के ऊपर ना बड़े शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हो गए हैं। आप मतलब अजीबो गरीब किस्म की रिसर्च है आपकी। फहद मुस्तफ़ा की टांगे नहीं है, पिंकी जो थी वो बचपन से वो किसी ड्रग कार्टेल का हिस्सा बनना चाह रही थी, किसी औरत ने नंबर दे दिया था। अजीबो गरीब किस्म की बातें मैं करते हैं। कोई भी बात ऐसे नहीं करता, पहले रिसर्च करता हूँ, उसके बाद में अपना वर्डिक्ट देता हूँ या उस पर वीडियो बनाता हूँ। पिंकी और फहद मुस्तफ़ा की जहाँ तक बात है तो प्रॉपर रिसर्च के बाद मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात रही फहद मुस्तफ़ा के कच्छे की या फिर नेकर या चड्डी की, तो वो माइक्रो लेवल की चड्डी है। इससे पहले ऐसी चड्डी किसी ने नहीं देखी। फहद मुस्तफ़ा की वो चड्डी इतनी छोटी थी कि जितनी छोटी आपके रिश्तेदारों की सोच भी नहीं हो सकती। मैं मानता हूं कि फहद मुस्तफ़ा एक इंटरव्यू में वो चड्डी पहन के बैठे, लेकिन आप ये देखिए नजर आ रहा था तो सिर्फ उसकी 2 पतली पतली टांग। एक सेकंड, यहाँ पे ये सवाल बनता है कि अगर वो टांगे फहद मुस्तफ़ा की है ही नहीं तो वो दिखाते क्यों है? वो फहद मुस्तफ़ा को कोई शौक नहीं, वो सिर्फ बाबा का दिल रखने के लिए या उसकी याद में वो टांगे दिखाता है। अगर आप गौर करें तो फहद मुस्तफ़ा की जो मूवी ज़ॉम्बी आ रही है उसमें उसने बाबे का ऊपर वाला धड़ भी इस्तेमाल किया है। आपको नज़र आ जाएगा कि उस ज़ॉम्बी मूवी में उस बाबा ने भी काम किया है। टांगे फहद मुस्तफ़ा के पास हैं जो वो अपने यूज़ में लेके आता है, जिनकी एवरेज भी बहुत अच्छी है। बाकी धड़ आपको ज़ॉम्बी फिल्म में नज़र आ जाएगा। क्या बातें कर रहे हैं यार, क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप। दोस्तों, एक गौर आप और कीजिएगा कि फहद मुस्तफ़ा के उस छोटे से माइक्रो कच्छे से निकली हुई 2 टांगे, ऐसा लग रहा था कि जैसे क्यूबन सिगार हो, लेकिन कमज़ोर सिगार हो। मैं बार बार कह रहा हूं कि फहद मुस्तफ़ा की वो बाबे से ली हुई टांगे इतनी कमज़ोर हैं कि इतनी कमज़ोर तो मोदी जी की स्ट्रैटेजी भी नहीं। आपका अगला टॉपिक तीसरा कौन सा है? दोस्तों, मेरा अगला टॉपिक है पाकिस्तान में हिट वायरल चलने वाला एक ड्रामा जिसका नाम शहदाई है, जिसके अंदर फिरोज खान ने एक्टिंग की है और लड़की का नाम मुझे नहीं पता, अगर पता होता तो मैं ले लेता। एक तरफ तो पाकिस्तान में इस ड्रामे ने धूम मचाई हुई है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग इस पे बात कर रहे हैं कि ये ड्रामा गजनी फिल्म की कॉपी है। दोस्तों, वही गजनी फिल्म जो कि हॉलीवुड की एक फिल्म मोमेंटो की कॉपी है, और मोमेंटो जर्मन फिल्म की एक कॉपी है। जर्मन फिल्म एक फ्रांस की फिल्म की कॉपी है, और फ्रांस की फिल्म एक जर्मन फिल्म की कॉपी है, और जर्मन फिल्म एक रशिया फिल्म की कॉपी है। रशियन फिल्म एक सब एक दूसरे की कॉपीज हैं। मैं समझ गया, कहना क्या चाह रहे हैं। फिल्म एक बांग्लादेशी फिल्म की कॉपी, और बांग्लादेशी फिल्म एक तमिल फिल्म की कॉपी है, और तमिल फिल्म एक पाकिस्तानी फिल्म की कॉपी है। ये अब पाकिस्तानी फिल्म कौन सी थी? वो फिल्म थी अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। कहना क्या चाह रहे हैं आप?
यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। हो सकता है आज सारी रिसर्च मिक्स हो गई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन आपके शो पे आके आज मुझे पहली बार फील हो रहा है कि शायद मेरी रिसर्च मिक्स हो गई है, इसी वजह से आप तक सही बात पहुंच नहीं पा रही। ध्रुव, ये बताएं कि आपको क्यों लगता है कि ये कॉपी है शदाई जो है वो गजनी की? देखिए, मैं सीधी बात करूंगा, बात घुमाना मेरी आदत नहीं, जो बात करता हूँ सीधी करता हूँ। मैंने रिसर्च की है और उसमें मैंने एक सीन देखा है, बहुत से सीन हैं, लेकिन वो एक सीन जिसमें मुझे लगा कि ये गजनी की कॉपी है या फिर हॉलीवुड की मूवी की कोई कॉपी है। वो सीन ये है कि आपने देखा होगा, फिरोज खान उस लड़की के लिए एक ब्लैक कलर की गाड़ी लेके आता है। लड़की उस गाड़ी को देखकर हैरान होती है, अचंभे में पड़ जाती है और फिरोज खान से पूछती है कि ये गाड़ी कहाँ से लेके आए हो, रेंट पर लेके आए हो ना? मैं इसका रेंट बिल्कुल नहीं दूंगी। फिरोज खान कहता है ये मैं अपने दोस्त से लेके आया हूँ। फिर गाड़ी के पास जाती है और वो कहती है कि तुम्हें गाड़ी तो चलाने आती है ना? भाई जाहिर है मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी अदाकारा नहीं देखी। यानी ये वो लड़की है जिसे पता ही नहीं कि जब एक लड़का गाड़ी लेकर आ गया है, भाई जाहिर है अगर एक लड़का गाड़ी लेकर आया है तो वो चलाकर ही लेकर आया होगा, हवा में तो उड़ाकर नहीं लेकर आया होगा। मुझे तो हैरत होती है कि ऐसी डम्ब एक्ट्रेस को कैसे ले लिया जिसे ये नहीं पता कि गाड़ी लड़के को आती है या नहीं आती, बस सिर्फ डायलॉग बाजी है कि होती जा रही है। और इसमें आप फिरोज खान को देखिए, हू बहू वही वाली स्टोरी है, वही वाला एक्ट है जो आमिर खान ने गजनी में किया था, और वो लड़की आसिन की एक्टिंग कर रही है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि ड्रामा वायरल चल रहा है, फुल थ्रॉटल पे है। इंडिया में भी इसे देखा जा रहा है, पाकिस्तान में तो ये ऑलरेडी वायरल है ही। औरतें इसको बहुत लाइक कर रही हैं और बहुत देख रही हैं। समझ गया? मेरे ख्याल से अली खान, मैं और तुम मिलके एक ड्रामा बनाते हैं, शायद उसके व्यूज आ जाएं। अच्छा मेरी बात सुने एक, ये देखें आपने एक्ट्रेस को डम कह दिया बैठे बैठे। एक्ट्रेस तो वही करेगी ना जो उसे राइटर लिख के देगा, जो उसे डायरेक्टर कहेगा। ये तो आपको समझना चाहिए ना। अच्छा, मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था। मैं तो ये सोचता था ये एक्टर सारे खुद एक्टिंग करते हैं, खुद डायलॉग मारते हैं, खुद ही ये लोग रिकॉर्ड करते हैं और खुद ही ये ड्रामा देखते हैं, ये अपलोड करते हैं। यार मैं क्या बात करूं आपसे। बात कर लेते हैं एक और ट्रेंड पे। पाकिस्तान में वायरल पे वायरल ट्रेंड चल रहे हैं, टॉपिक पे टॉपिक आ रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई नया बखेड़ा या कोई वीडियो वायरल होती है या कोई बात वायरल होती है। अभी सज्जल अली को देख लीजिए, आपकी पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस, उसने अपना हेयर कट करवाया। हेयर कट के बाद वो सज्जल अली कम बल्कि सज्जाद अली ज्यादा लग रही है। यार प्लीज सज्जाद अली का तो नाम ना लें, वो फिर कोई केस ठोक देंगे कि यार मेरा हेयर कट कॉपी कर लिया है। सज्जल फंस जाएगी मुफ्त में, छोड़ दें, बस खत्म करें इसको। छोटे बालों से याद आया, आपके मुल्क में एक और लड़की बड़ी वायरल चल रही है, ऊट पटांग हरकतें कर रही है ताकि वो डिस्कशन में रहे। सईफा जब्बार जिसका नाम है, अभी उसने ऐसी कटिंग करवाई और ऐसे बाल डाई करवाए कि जैसे एमएनएम की बड़ी बहन हो। आज के दौर में वायरल रहने के लिए लोग कुछ भी करते हैं, लंबी लंबी वीडियोस बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद अपने वीडियो के बैकग्राउंड पे तस्वीरें भी चलाते हैं ताकि रिलेटेबल रहे। और यही नहीं, पैसे की लालच लोगों के दिल में ऐसी आ गई है कि वो झूठे कोर्स भी बेचते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इन कोर्सेज से कैसे बचना है, इसके लिए आपको मेरा कोर्स खरीदना पड़ेगा जिसकी कीमत मात्र 6,000 रुपये है। यार बहुत लंबा हो रहा है मेरा शो, मैं इजाजत लेता हूँ लोगों से। जब आपको पता था कि मैं इतनी लंबी लंबी बात करता हूँ तो आपने मुझे बुलाया ही क्यों? आपको क्या मेरा फॉर्मेट नहीं पता? जब फॉर्मेट पता था तो आपको ये जुर्रत करनी ही नहीं चाहिए थी। नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहते हैं, उम्मीद है आपको शो अच्छा लगा होगा। ध्रुव राठी जो हैं वो अपनी बातें जैसे वो करते हैं वो किए जा रहे हैं। अभी मज़ीद बोलेंगे लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अली मोहम्मद खान साहब, आपको बताऊं कि ज़िंदगी में तल्ख जुमले क्या होते हैं? क्या होते हैं? यही कि यार तू आ गया, चाय तो ख़त्म हो गई, यार चाय की पत्ती ख़त्म हो गई, यार तेरी चाय कोई और पी गया। ये वो जुमले हैं जो सीधा जाके इंसान के दिल पे लगते हैं। इससे इंसान को लगता है कि सामने वाला आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, और जब आपको इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा तो आप उसके साथ रिलेशन ही ना रखो। चाय का जिक्र कर दिया, कुछ और भी बोल लें अगर दिल कर रहा है तो। क्या आपको पता है कि चीन में जो लोग बगैर चीनी के चाय पीते हैं उन्हें लोग कदर की निगाह से नहीं देखते बल्कि शक की निगाह से देखते हैं कि ये बगैर चीनी चाय कैसे पी रहा है, वो भी चीनी होके।